DTF और अगेन DTF। डायरेक्ट टू फिल्म प्रिंटर हर जगह आपको सुनने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनीज ने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है और कुछ लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, कुछ लोग अच्छे से नहीं भी जानते हैं। पर आज इसी सीरीज़ में हम लोग एक नई मशीन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि आपको नया DTF प्रोडक्शन मशीन लेने में हेल्प करेगी। क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए एक DTF खरीदने से पहले, खासकर जो आपकी फैक्ट्री के लिए हो। तो मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा, लेज़र टेक टेक्नोलॉजी, हमारा ऑफिस नोएडा में है और आपको हम यहाँ पे डेमो सेंटर में इनवाइट भी करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 DTF मशीन्स लगी हैं जिसके ऊपर आप आके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। गारमेंट हमारे पास हर टाइप का रहता है जिस पे आप प्रिंट करके देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लेने वाले हैं तो एक मौका आपको ये दिया जाना चाहिए कि एक 6 लाख से 10 लाख के बीच में जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिससे भी ये मशीन परचेज़ कर रहा हूँ, क्या वो वेंडर सही है, क्या वो मशीन सही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो एक बॉक्स मूवर है जो आपको एक डब्बा बेच के जाने वाला है और बाद में सर्विस के लिए आपको भटकना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे अभी तक हम लोगों ने भी करीब 70 से 80 प्रोडक्शन मशीन्स बेची हैं, उनमें से 2 से 4 लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे भी सेटिस्फाई ना हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी प्रोडक्ट हम बेचें उसमें उसकी सर्विस के ऊपर ध्यान दिया जाए और उसमें जो भी छोटे मोटे जो दिक्कतें आती हैं, देखिए मशीन चाइना की बनी है, कोई जापानीज़ नहीं है। एक्सपेक्टेशन होती है हमारी कि जो भी हम प्रोडक्ट लें उसमें कोई कमी ना निकले और हमारा भी ये मानना है कि जो भी हम आपको दें उसमें भी कोई ऐसी कमी ना हो। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमियां हम भी सही नहीं कर पाते हैं या हमें वक्त लगता है उसको ठीक करने में। पर इसी चीज़ को ठीक करते हुए हम डे बाय डे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं और जो भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में आता है हम लेके आते हैं। आज भी हम ऐसा ही प्रिंटर का रिव्यू आपके सामने करने वाले हैं। तो ये एक ऐसी मशीन है जो इंडिया के लिए नहीं बनी, ये यूरोप के लिए बनाई गई थी चाइना में, और हमें लगा कि ये आपको इंडिया में भी मिलना चाहिए। तो पेश है ये मशीन TP600 EU मॉडल। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसे कौन से फीचर हैं जो अभी DTF नॉर्मल मशीन्स के अंदर नहीं आते। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मशीन कुछ खास फीचर्स के साथ आती है, जैसे कि ये इसका इंक फीड सिस्टम है। ये हिस्सा मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, इसमें क्या ऐसा खास है जो बाकी मशीन्स में नहीं आता। आप देख सकते हैं ये इसका इंक सेक्शन है, ये इसका एक बड़ा सा इंक फिल्टर है जो वाइट इंक को फिल्टर करता है। उससे पहले कि ये हेड के अंदर जाए, सो हेड का चोक होने की जो टेंडेंसी है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज कर दी जाती है। और आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही प्रिसाइज पैरास्टैटिक पंप है। एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। ये 2 तरह से काम करता है। एक तो वाइट इंक को सर्कुलेट कर रहा है पूरे चैनल्स के अंदर, और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक सर्कुलेशन पाइप है जिसके अंदर से इंक को विड्रॉ कर लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये 4 डैम्पर्स के बीच में से होता हुआ एक रेगुलेटेड प्रेशराइज सिस्टम है जो कि एक कंसोल दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक। आप शायद देख पाएंगे, ये इसका सेक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो चीज़ इस इंक की सप्लाईज को यहाँ से वाइट इंक जाएगी फिल्टर के अंदर रेगुलेटर पे ऊपर जाएगी। रेगुलेटर जो इसको प्रॉपरली इंक सप्लाई करेगा हेड के अंदर, और हेड के अंदर उस इंक के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी पंप सिस्टम है, पैरास्टैटिक पंप लगाए हुए हैं इसके अंदर। और ये जो है, ये जो एयर, जैसे मान लीजिए आपने इंक मशीन को 2 दिन तक यूज़ नहीं किया तो थोड़ी सी एयर ट्रैप हो गई, तो ये एयर ट्रैपिंग सिस्टम लगा हुआ है जो एयर को हेड और डैम्पर में से जो एक्सेस एयर है वो रिमूव कर देता है। सिर्फ इंक ही उसमें फ्लो करती है, तो मिसिंग की प्रॉब्लम जो है एयर बबल की, वो इसमें नहीं रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाइट इंक का एक रिजर्वॉयर बॉक्स है। यहाँ पे एक ड्राइविंग मोटर लगी है जो कि अंदर इंक को सर्कुलेट कर रही है। इससे इंक
नीचे बैठ नहीं पाएगी, राइट। दूसरा, पिछली जो मशीन्स थी उसमें इसमें लेवल का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था जो लेवल इंडिकेट कर सके या वार्निंग दे सके। तो ये एक लो लेवल वार्निंग सिस्टम है जिसमें इंक एक सर्टेन लेवल से नीचे अगर जाती है तो ये अलार्म करता है। सो आपकी इंक के बिना मशीन चलना अब उस तरह का कोई डर इसमें नहीं रह जाता। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मशीन। ये एक पेपर कंट्रोल टेंशन कंट्रोल सिस्टम है जो कि रोल चाहे नया है चाहे पुराना है, पुराना मतलब ख़त्म हो गया है, जो यूज़ हो गया है, उसकी जो टेंशन है, खींचने की जो पावर है, जो मोटर को लगानी पड़ रही है आगे, जो पिंच रोलर्स हैं वो हर बार चेंज हो जाती है अगर रोल नया है या आधा यूज़ है। तो अगर टेंशन बदलती है, सपोज़ मैंने इसको छोड़ दिया तो टेंशन बदली है, आप देख सकते हैं वो नीचे व्हील जो है वो घूमना शुरू हो गया है। वो पेपर को वैसे ही रिलीज़ करेगा अगर पेपर कम होता है, और जैसे ही वो रोल कस जाएगा, ये देखिए वो वापस से उसको उसी टेंशन में रखेगा जिस टेंशन पे उसको चाहिए। अब ये उठना शुरू हो गया है, ये पेपर को उतना ही, आप साउंड देख सकते हैं ये मोटर की, ये उसको उतना टाइट करके रखेगा। अभी ये लिफ्ट होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं इस पार्ट को। अब ये इसने इसको उतना ही वापस से हार्ड कर दिया। ये एक ही लेवल के ऊपर पेपर को फीड करता है, तो बार बार अलाइनमेंट आउट होने की समस्या इस मशीन में नहीं आती। ये इस मशीन का क्योरिंग यूनिट है, बहुत ही अच्छे से ये बिल्ट है। इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक हीट प्लेट लगी है, उसके बाद ये पाउडर डिस्पेंसिंग सेक्शन है, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको सारे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। सक्शन है, बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर सक्शन जो है पकड़ के बेल्ट के ऊपर आपके प्रिंट को ले जाएगा और पीछे तक ले आएगा। उसके बाद आप उसको बाइंडिंग के लिए रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इस मशीन को लगाना कैसे चाहिए। ये क्यूरिंग सेक्शन जो है ये बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, करीब करीब ये 4 किलोवाट के आसपास ये यूनिट है, जो काफ़ी ज़्यादा, आप मान लीजिए 120 डिग्री के आसपास इसको क्योरिंग इस फिल्म को करना है प्रिंटिंग के बाद। तो ये काफ़ी हिस्सा गर्म हो रहा है, जबकि हमारे प्रिंटर को एसी में रखना है ताकि वो उसका हेड जो है वो बार बार ड्राई ना हो। तो मेरा एक एडवाइस है, जो लोग भी DTF प्रिंटर खरीदने वाले हैं या ले चुके हैं, वो इस बात पे ध्यान दें, ये हिस्से को गर्मी चाहिए, उस हिस्से को ठंडक चाहिए। तो जितने भी मैंने अभी तक वेंडर्स को बेचते हुए देखा है, वो लोग एक ही रूम के अंदर ये दोनों को इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। मेरी ये एडवाइस है, ये रिक्वेस्ट है कि जो भी वेंडर मशीन को बेच रहा है, देखिए यहाँ से एक TPU थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन जो पाउडर है वो हीट होने के बाद उसके फ्यूम्स बनते हैं। वो फ्यूम्स एक आपको देखने में लग सकता है कि वो धुआं सा है, बट वो धुआं नहीं है, उसके अंदर एक प्लास्टिक इन्वॉल्व है जो कि एक थिक, आप ये कह सकते हैं कि जैसे मोबिलाइल होता है, मोबिलाइल की तरह एक बायो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसको मशीन को लगा चुके हैं और वहाँ पे आपका AC भी चल रहा है और ये मशीन भी चल रही है, आप देखेंगे 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बाद आपकी AC के अंदर भी वही मोबिल ऑयल सा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका धुआं है वो एक प्लास्टिक को गर्म करने से बन रहा है, और वो वातावरण में जब जाएगा वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे सस्टेन करेगा। और अगर कोई वहाँ पे ऑपरेटर सांस ले रहा है तो उसके फेफड़ों में जाएगा, वो अच्छा नहीं है। तो मेरी ये एडवाइस है कि जो भी इसका इस तरफ से जो ऑपरेट कर रहा है मशीन को, या उस तरफ से कर रहा है, उस तरफ इतना, अगर ये बीच की पार्टीशन लगा रखी है तो बहुत अच्छी बात है, ये पार्टीशन लगाना चाहिए। जैसे हमने इसको भी खाली छोड़ रखा है, यहाँ पे हम लोग कर्टन लगा रहे हैं प्लास्टिक का, जो यहाँ से इसको प्रोटेक्ट करेगा, साइड से भी हम इसको कवर कर देते हैं। तो उसके बाद इतने सारे फ्यूम्स हैं, उधर हमारा एक बड़ा एग्जॉस्ट है, वो एग्जॉस्ट इस धुएं को बाहर निकालता है। जो ऑपरेटर यहाँ जहाँ पे काम कर रहा है उसको मास्क, हम लोग डबल मास्क पहनाते हैं जब वो यहाँ पे काम करता है। तो ये प्रोटेक्शन आपको जरूर करनी चाहिए। इस हिस्से को आपने इधर लगाना है पार्टीशन के, और बाकी जो है वो AC वाला हिस्सा उस तरफ रहेगा, ताकि मशीन के ऊपर ये जो पाउडर उड़ रहा है, पाउडर ना जाए उस तरफ, उसका धुआं उस तरफ ना जाए। क्योंकि कई मशीन्स के अंदर मदरबोर्ड को ठंडा रखने के लिए एक कूलिंग फ़ैन दे रखा होता है,
यकीन मानिए 1 महीना भी आपकी मशीन नहीं चलेगी। वो पंखा जो है वो पूरा उस धुएं को आपके मदरबोर्ड के ऊपर फेंकेगा और वो जो कंटेमिनेशन है ऑयल का बोर्ड के ऊपर होने के बाद वो बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। ये मेरे साथ हो चुका है। तो इसीलिए हमने डे 1 से जो भी मैंने वेबिनार किए, जो भी मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, उसमें हमेशा ये बताने की कोशिश की है, इवन अपने कॉम्पिटिटर्स को भी, कि जो भी चीज़ हमें पता है उसका आप फ़ायदा उठाइए और जो भी चीज़ इंडस्ट्री को हेल्प कर सकती है ग्रो करने में विदाउट कॉजिंग एनी बिग प्रॉब्लम्स। बिकॉज जो भी चीज़ अगर नहीं आती है, अगर वो चल नहीं पाती, चाहे वो अच्छी बनी भी हो पर वो चलने में अच्छी नहीं है, वो जल्दी ख़राब होती है, तो उसको एक फेलियर मान लिया जाता है। DTF एक फेलियर नहीं है, बट इसको चलाने के लिए जो एक नॉर्म्स हैं उनमें से एक मेरे को लगता है कि ये टॉप प्रायोरिटी, टॉप 3 में ये होना चाहिए कि आपकी मशीन पार्टीशन में लगनी चाहिए, AC में आपका प्रिंटर होना चाहिए और बीच में आपका सिर्फ इतना सा स्पेस होना चाहिए जहाँ से फिल्म जो है आपकी क्योरिंग में जाए। और क्योरिंग होने के बाद जो धुआं है वो आपका यहाँ से निकल के एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जाए। हमारी इस मशीन में एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि आप उसको जूम करिए, इस तरफ जो है एक इनबिल्ट, मैंने आपको पहले भी बताया, ये मशीन जो है ये यूरोप के लिए बनी है, ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनाई गई है। इसमें ये सेक्शन दिया गया है पूरा, ये सेक्शन आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूनिट जो है ये पूरा स्मोक एब्जॉर्ब करता है और काफ़ी हद तक अप टू 60 to 70% ये स्मोक को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक मोटर लगी है, ये एक सक्शन वैक्यूम फैन आप समझ सकते हैं। इससे पूरे का पूरा धुआं जो है उस सेक्शन से खींच लिया जाता है। यहाँ से खींचने के बाद ये इस फिल्टर में जाता है, मेन फिल्टर के अंदर। यहाँ से खींचने के बाद ये इस फिल्टर में जाएगा, फिल्टर होने के बाद यहाँ से ये रिलीज होता है और ये 3 फैंस के थ्रू ये बाहर जाता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें 72 धुआं तो इससे भी बाहर आता आपको नज़र आएगा जो स्मोक है, बट उसमें से जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट 70 to 80-85% जो है इसमें फिल्टर हो जाते हैं। तो देखिए यूरोप वाला मॉडल हम क्यों बोलते हैं कि ये मशीन यूरोप वाला मॉडल है, बिकॉज यहाँ उनको उस तरह के नॉर्म्स को मानना पड़ता है। आप कुछ भी ऐसे ही बना के वहाँ पे नहीं भेज सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड के ऊपर खरा उतरता है। इससे आपका जो ऑपरेटर है उसकी सेहत पे भी कोई ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर वो मास्क पहन कर रखता है तो ही इज़ फुली सेफ। ये इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो मैंने आपको बोला था, इस पर ऑयल आता है जो इन्वायरमेंट में धुएं की शेप में आपको दिखेगा, वो यही चीज़ है। ये देखिए ये ऑयल है, इस तरह का ऑयल आप देख सकते हैं। ये सारा यही सेक्शन जो है पूरा कवर कर लेता है पीछे। ये आप दिखाइए, ये देखिए ये सारा ऑयल है। ये डस्ट कलेक्टर सारा ऑयल यहाँ इकट्ठा कर रहा है। ये बिल्कुल साफ जो एयर है यहाँ से बाहर निकल रही है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मशीन। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज़ 100% टच कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपको मेन टेम्परेचर के बारे में जो रियल टाइम हो रहा है, सिस्टम ऑटो पे चलेगा या मैनुअल के ऊपर चलेगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्मोक जो है उसको रिमूव करना है, उसका ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे डस्टिंग ऑफ जो इसको शेक कर रहा है उसको ऑन करना है, बेल्ट को ऑन ऑफ करना, हीट को ऑन ऑफ करना, शेकिंग, फैन एंड रोल, ये सारे पैरामीटर जो हैं यहाँ पे दे रखे हैं। आपको खाली सिलेक्ट करना है कि आप इसको ऑटो पे करना चाहते हैं या ये ऑटो के ऊपर स्टार्ट किया है तो ये चल पड़ा है। अब आप देखेंगे मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये मैं सेक्शन आपको दिखाता हूँ, इसका सेक्शन कहाँ पे है। ये इसका पाउडर डिस्पेंस हो रहा है ऑटोमेटिकली, और ये मैं ऑटो पे अगर करता हूँ ये वाला, तो इसके ऊपर आप देखिए ये इसका वैक्यूम सिस्टम है। ये देखिए ये इसका वैक्यूम सिस्टम काम कर रहा है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं। जैसे ही पेपर हम यहाँ पे फीड करेंगे और ये सेक्शन जो है इसका ये काम है, ये इसको आपको सिर्फ यहाँ रखना है, कोई टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको हैंड होल्डिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे रख देना है, सेक्शन इसको खुद से आगे लेके जाएगा। यहाँ जाने के बाद ये बेल्ट आपको चलती हुई नज़र आ रही है, ये बेल्ट इसको बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ले जाएगी और यहाँ से आप इसको, ये आपकी बेल्ट आपको जहाँ पे दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे एक कूलिंग सेक्शन है,
ये बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी इसको कूल कर रहा है, ठंडा कर रहा है। फ्रंट के फैंस भी ठंडा करते हैं। और यहाँ पे आपकी टेकअप लगी है, जो टेकअप आपको इसमें रोल करने में हेल्प करेगी। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हीटर चालू हो चुके हैं और हीटिंग सेक्शन जो है वो काम करना शुरू हो गया है।